अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इनोवेशन इन एक्शन पॉडकास्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात करते हैं ऐसे विजनरी फाउंडर्स से जो एक इनोवेटिव आइडिया को एक्शनेबल बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद तकी हैदर और मैं एज अ मैनेजर इन्वेस्टमेंट्स एक्सलेट प्रोस्पेरिटी के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी रूटीन जॉब में ये शामिल है कि मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ क्लोजली काम करूँ, उनके बिजनेस मॉडल्स को देखूं, उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को देखूं और उसमें वैल्यू एडिशन करूं। सो ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 years मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी इन गिलगित बल्तिस्तान और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची मैंने काम किया है और मैंने उनकी जो स्टोरीज़ हैं उनको करीब से देखने की कोशिश की है, उनके नंबर्स को देखने की कोशिश की है और जो इनिशियल चैलेंजेस हैं उनको देख के उनमें वैल्यू एडिशन या सपोर्ट करने की कोशिश की है। हम आज बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में स्पेसिफ़िकली। गिलगित बल्तिस्तान की जो हुंज़ा की लैंग्वेज है ब्रिटिश की, उसमें एक वर्ड है हा, एंड इट मीन्स घर। और घर का मतलब यहाँ के लोगों के लिए चार दीवारी नहीं होती। घर का मतलब एक ख़ानदान, एक ऐसा ख़ानदान जो एक ऐसे घर में है जो दादा ने बनाया था मट्टी की दीवारों से और कच्ची छतों से, और उसको बेटे ने संवारा और उसी घर में उनकी खुशियाँ, उनके आपस की मोहब्बतें पेवस्त हो चुकी हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की वजह से ये जो लोकल एसेंस था आर्किटेक्चर का, बिल्डिंग का, ये फेड होता गया। लोगों को लगा जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है कंक्रीट बेस्ड, वो ज़्यादा इनोवेटिव है, वो शायद ज़्यादा बेहतर है। और उसमें एक एलिमेंट ये भी आया कि अब हमें ज़्यादा इनोवेटिव होना है और हम शायद गरीब ना दिखें। सो इन एलिमेंट्स की वजह से वो जो ट्रांजिशन था वो काफ़ी एक्सेलरेट हुआ। बट लेटर ऑन आफ्टर फ्यू डिकेड्स लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि जिस मिट्टी को उन्होंने छोड़ दिया था अपने घर बनाने के लिए, वो असल में मिट्टी नहीं थी, वो असल में सोना थी, जो उनके रिश्तों की तरह पाकीज़ा थी। और वो मिट्टी के घर उनके रिश्तों की तरह मज़बूत थे, जो ज़िलज़िला, तूफ़ान, सैलाब में भी अपने मकीनों को प्रोटेक्ट करते थे। आज हम बात करते हैं औरा स्टूडियोज़ से, जो इसी ट्रांजिशन को रिवर्स करने के पे काम कर रहे हैं। इनका आइडिया है मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान का एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है फॉर लास्ट सेंचुरीज़। हम बात करेंगे इनके फाउंडर्स से। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जमाल और रूहुल्ला। थैंक यू फॉर यू गाइस टू जॉइन अस। Thank you, Taki. Thank you so much for inviting us. वसीम, आप अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं कि हाउ इट स्टार्टेड। I did my primary education from Gilgit. फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए सिटी चला गया. I studied architecture from National College of Arts, and उसके बाद I worked in Islamabad for some years, 2 to 3 years, and फिर I got back, and अभी तक मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ. जी रूहुल्ला। थैंक यू तकी। मेरी जो स्कूलिंग में यहाँ से हमजा से हुई है, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए फिर मैं लाहौर की तरफ मूव की, जहाँ से एनसीएल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री की। उसके बाद गिलगित वापस आए हम लोग वहीं, फिर यहाँ पे फिर हमारी काम शुरू हुआ एज अ डिज़ाइन और इनके ऊपर। ग्रेट। मैं आपको चाहूँगा कि आपके जो अर्ली ईयर्स थे एज अ स्टार्टअप फाउंडर उसकी तरफ ले जाऊँ। सो उस डिसीजन के बारे में बताएं, वो कौन सा पॉइंट था जब आपने ट्रांजिशन किया फ्रॉम अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद टुवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान, एंड देन फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट, एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और फिर उससे स्टार्टअप का ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन कितना चैलेंजिंग था और इस पे कौन से फैक्टर्स से जिन्होंने आपको इस ट्रांजिशन की तरफ मूव किया? City was always frustrating for me personally. सिटी की भागदौड़ और वो चीज़ें, क्योंकि बचपन सारा गांव में गुजरा था, तो somehow ग्रेजुएशन के बाद काम किया for 2 to 3 years. उसके बाद I needed a break, mental break. तो उसके लिए मैं वापस आया हुंजा, एंड प्लान ये था कि 2-3 महीने रुक के वापस जाऊँ एंड आई फाइंड अ न्यू जॉब, एंड
बट फिर जब 2-3 महीने यहाँ पे रहा तो क्योंकि 5-6 साल बाद आना मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग था। 6 साल बाद आके एज एन आर्किटेक्ट फिर इसी जगह को एज एन आर्किटेक्ट देखना वाज अ दैट गिव मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फिर आई रियलाइज्ड कि जहाँ पे जो हौच पौच कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक तो वो बहुत मेरे लिए अलार्मिंग था। एंड देन कुछ हमारे सीनियर्स थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे यहाँ पे, उसने भी थोड़ी सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आई शुड स्टे हियर एटलीस्ट फॉर अ वाइल एंड काम करूँ एंड देखूँ क्या होता है। सो वो चीज़ फिर वो एक्सपेरिमेंट थोड़े टाइम का था, बट वो फिर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया। वसीम, आई सेकंड योर पॉइंट कि ये एक आसान डिसीजन नहीं था मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ डाइवर्स सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसको छोड़ के टियर 3 सिटीज़ में अपनी रूट्स की तरफ विद स्मॉलर मार्केट, ये आना एक डिफरेंट एलिमेंट था, बट यू हैव मैनेज्ड इट। लेकिन एक इसके साथ एक और जो चीज़ में मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंड करनी, वो ये है कि आप 3 माइंड्स थे, 3 फाउंडर्स, 3 डिफरेंट माइंड्स, बट उनका एक ही जगह पे कन्वर्ज होना विद अ सिमिलर आइडिया कि हमने मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करना है अपनी लोकेलिटी में। ये जर्नी कैसा था, कैसे कन्वर्ज हुए? सो एक तो हम तीनों क्लास फेलोज थे एनसीए में, एंड मैं और कमाल तो स्कूल के भी क्लास फेलोज थे, तो वी हैड दिस गुड फ्रेंडशिप। एंड जब हम छुट्टियों पे मिलते थे तो हमारे आइडियाज़ डिस्कस होते थे, एक्सचेंज होते थे। एंड फिर जब हम ग्रेजुएट होके आए यहाँ पे, तो फिर ये हुआ कि वी फेल्ट लाइक कि हमारे आइडियाज़ तो बहुत सेम हैं एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सो फिर हमने हमारी जो इनिशियल डिस्कशंस होती थी उसमें हमारे सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स दिस प्लेस वो भी सेम थे। एंड हम चाह रहे थे कि वी ऑल वर अगेंस्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, कि हम कोई ऐसा कुछ करें जिससे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट या उसके पैरेलल कोई सोल्यूशन निकाले हम। तो देन वी एंड अप स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर। फिर कुछ इनिशियली हमें चैलेंज हुआ बिकॉज़ हमारी स्कूलिंग तो सेम थी, बट जब हम जॉब करते हैं स्पेशली आर्किटेक्चर में, किसी आर्किटेक्ट के साथ जॉब करते हैं तो उस आर्किटेक्ट की बड़ा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो मेरी आइडियोलॉजीज़ थोड़ी डिफरेंट थी, कमाल की थोड़ी डिफरेंट थी, रुहुल्लाह की थोड़ी डिफरेंट थी। सो इनिशियली 5-6 महीनों में हमें चैलेंज हुआ, बट देन वी केम टू वन पॉइंट कि हाँ यार, हमारा मेन आइडिया ये है कि डिज़ाइन फ़िलोसफी जो भी हो, बट हमारी मटेरियलिटी, हमारे जो स्पेसिस का एसेंस है, लोकल जो स्पेसिस का एसेंस है, वो आई थिंक इट्स यूनिवर्सल फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी सेंटिमेंट्स यूनिवर्सल है। सो दिस हेल्प्ड अस। एंड आई बिलीव जो सेम सिमिलर आपकी सिमिलर लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हैं, एंड ऑल्सो द सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द आर्किटेक्चर जो इंडिजिनस है, उसने आपको हेल्प किया होगा। रूहुल्लाह, हम देख रहे हैं कि आरसीसी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक है, ज़्यादा इस पे काम हो रहा है ग्लोबली, बट आप उससे हट के वहीं ट्रेडिशनल इंडिजिनस मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, और इसी फ़िलासफ़ी के आपने अंडर एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो आप लोगों को क्यों तो इस तरफ लाना चाह रहे हैं? बेसिकली तकी यहाँ पे जो हम मड कंस्ट्रक्शन या जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो स्टाइल के कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर आने की रीज़न ये है कि एक तो इको फ्रेंडली मटेरियल है, सस्टेनेबल मटेरियल है लोकल्स के लिए। उसके अलावा ये है कि जो मड और कंक्रीट जो कंस्ट्रक्शन है, ये बेसिकली सिटीज़ या जहाँ पे हमें लो राइज या हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने, उनके लिए ये बेसिकली यूज़ होता है। और जो हमारी यहाँ की जो लैंडस्केप है, इस लिहाज से हमें उस तरह से या कोई लो राइज या हाई राइज कोई बिल्डिंग तो नहीं बना रहे, जस्ट हमारे 2 to 3 फ्लोर्स के बिल्डिंग बनते हैं। तो यहाँ पे यह था कि एज अ कंक्रीट को ईज़िली अवेलेबल, ईज़िली मिलने वाली यहाँ पे जो मार्केट में दस्तयाब है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब शुरू में जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हमें आई एज अ मड से
कंक्रीट की तरफ आने के रीज़न ये थे कि यहाँ पे जब हम लोकल से पूछे तो मड को एज अ लो क्लास या फिर गुर्बत की मतलब एक निशानी समझते थे, जबकि ये इस तरह से नहीं था। मतलब ये अगर एज अ मड और ये स्टोन की जो कंस्ट्रक्शन जो हमारे, ये हमारे सेहत के लिए, इवन इन्वायरमेंट के लिए, इन सब के लिए फ़ायदेमंद था एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। सो आई वुड लाइक टू ऐड विद इट कि पुराने ज़माने में विद इन लाइक 5 to 10 किलोमीटर्स आपको सारा मटेरियल मिलता था, मड हो, स्टोन हो, सैंड हो, वुड हो, तो वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल होता था इन अ वे कि आप एक तो ट्रैवल नहीं कर रहे हो मटेरियल लाने ले जाने के लिए, आप वही उसी जगह के मटेरियल से आप बना रहे हो। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम स्टील इंपोर्ट करते हैं, कंक्रीट इंपोर्ट करते हैं, सैंड भी बहुत सारे जगहों में लोकली अवेलेबल नहीं है, काफ़ी दूर से आता है। सो इन सारे केसेस को देख के वी फेल्ट लाइक कि मड तो हर जगह है, स्पेशली हुंजा में एंड जीबी में वी हैव मड ऑल ओवर द प्लेस। सो फिर हम वी थॉट कि इट कैन बी अ रियली गुड आइडिया कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स को हम कम कर सकते हैं एटलीस्ट। आई अंडरस्टैंड। और ये इंटरेस्टिंग भी इस तरह है कि जो मेरे जैसा जिसको जिसको आर्किटेक्चर का इतना आइडिया नहीं है, जब वो फर्स्ट टाइम मड के बारे में सुनता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुनता है तो वो वाकई अपील करती हैं। बट एक और चैलेंज ये भी हो सकता है कि आपके कुछ जो प्रोजेक्ट्स में जो 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 आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे एनजीओज़ में, जिनके साथ आपने रिस्टोरेशन का काम किया है, और जिनको आपने मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रोजेक्ट्स बना के दिए, आई बिलीव उनके साथ काम करना इज़ क्वाइट ईजी, उनको कन्विंस करना। बट क्वेश्चन आता है कि आप मासिस को कैसे इंगेज करेंगे, क्या वो मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ, जबकि वीसी के उनके अंदर आरसीसी कंस्ट्रक्शन की अडॉप्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आप कैसे एडवोकेट करेंगे एक लेमैन को जो यहाँ का बासी है कि वो आरसीसी की छोड़ के मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाए? बेसिकली तो कि यहाँ पे जो इनको समझाना या इनको बताना, ये खुद ही मतलब अभी आहिस्ता आहिस्ता, जब क्योंकि कोई एक चीज़ कर लेते हैं, जस्ट पहले देखते हैं कि ये चीज़ एक मतलब जो कंस्ट्रक्शन है कंक्रीट, ये एक फिनिशिंग में अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर रहना इजी है कि नहीं है, मतलब उसके क्या क्या मसले हो सकते हैं, वो चीज़ें जब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद ही मतलब लोग फिर चेंज करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। मतलब शुरू में लोगों ने कंक्रीट के घर बनाए, फिर उसमें ये मसले हुए कि मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे विंटर्स तो काफ़ी हार्श हैं, तो उसमें रहना इनके लिए मुश्किल हो गया। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, एक साइड पे एक अलग छोटा सा एक रूम बना, किचन टाइप, हमारी जो एक वन मन जो किचन होती है वो बना के फिर लोग सर्दियों में उधर शिफ्ट होने लगे, वहाँ पे रहने लगे। मतलब ये थोड़े से इनको पता था कि मतलब हम इस कंक्रीट में नहीं रह सकते, लेकिन उनकी मजबूरी भी थी कि इसको हम कैसे बनाए, कि एक फिनिश्ड घर या मड ब्लॉक वो कैसे बनाए। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने देखा है, तो पार्टनर्स यहाँ पे देख के हमने कहा कि शुरू में जस्ट एक प्लास्टर की वजह से इतनी काफ़ी चेंजिंग आती थी, जो अभी इनके जो नए किचन जो बन रहे थे, जो मैंने पहले जिक्र किया, उसके ऊपर जस्ट इनकी मड प्लास्टर होती थी, इनकी इवन मड ब्लॉक्स भी नहीं होते थे। जब एज अ पार्टनर हमने देखा कि अगर 1 इंच की प्लास्टर बाहर साइड पे और अंदर साइड पे 1-1 इंच की प्लास्टर की वजह से इतनी काफ़ी चेंजिंग आ सकती है, तो वाई नॉट कि हम एक पूरी 8 इंच की हम मड ब्रिक लेकर आए। तो उसकी वजह से तो काफ़ी टेम्परेचर चेंज होगी। और इस काम के कि इसी चीज़ को देखते हुए हमने फिर एज अ मार्केट में मड ब्लॉक हमने इंट्रोड्यूस करवाई। बाकी जो दूसरे जो हमारे जो ट्रेडिशनल टेक्निक से जो कटर और स्टोन में जो हम काम करते हैं, वो तो है ही, मतलब थर्मल इंसुलेशन उसकी है ही ज़्यादा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो कंक्रीट ब्लॉक या कंक्रीट जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, ये उसी लिहाज से अगर हम देखे जाए तो मतलब जो हमारा मड ब्लॉक है वो भी काफ़ी थर्मल इंसुलेशन उसकी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे कुछ यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हुए हैं, तो वो बेसिकली हमने शुरू में इंटरनेशनल या जो यहाँ पे एलीट क्लास के जिनको पता है कि मतलब इस चीज़ के कोई फ़ायदा है, जो बाहर गए हैं
उनको फिर अगर हम समझाते हैं तो फिर उसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता भी मतलब लोगों ने शुरू किए कि हम एज अ मड प्लास्टर्स और ये मड ब्लॉक हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करें, तो आहिस्ता आहिस्ता भी चेंजिंग है। आई नो इट्स क्वाइट ट्रिकी कि लोगों को मैसेज की तरफ दोबारा एक ऐसी चीज़ की तरफ जो शायद दिखने में उतनी अपीलिंग ना हो, उतनी एस्थेटिक सेंस ना हो जितनी आरसीसी में यहाँ पे अवेलेबिलिटी आती है इन टर्म्स ऑफ पेंट्स, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो वो आई बिलीव इसमें टाइम लगेगा। बट जैसा कि आपने बताया कि आपने जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ और बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया, दैट रियली हेल्प कि लोग उसको फील करें, उसको महसूस करके फिर उसकी तरफ अपना माइंड बनाएं जाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम कि जो आपके मड कंस्ट्रक्शन है, आपकी दूसरी सर्विसेज, दूसरे प्रोडक्ट्स क्या हैं जो आप करंटली अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं? बेसिकली तो हम आर्किटेक्ट्स हैं, वी हैव अ डिज़ाइन फर्म एंड मेजरली हम डिज़ाइन का काम करते हैं। एंड देन आफ्टर डिज़ाइन हम we started fabrication of mud block in collaboration with AP. And then Ruhullah is one of the pioneers in rammed earth construction. उसके बाद हमें अच्छे clients मिले जो who are like कि we don't want any concrete, आप कोई और solution दे दें. So that pushed us कि हम वापस कटोर एंड क्रीवेज construction में construct करें. So we have some of good projects in कटोर एंड क्रीवेज जिसमें स्टोन और वुड यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट. इन ओनली मोर्टर जो है वो हम सीमेंट का यूज़ करते हैं. सो उसके अलावा मेजरली कंस्ट्रक्शन में वी हैव आल्सो स्टार्टेड टर्न की प्रोजेक्ट्स विच रोहल्ला इज़ हेडिंग. व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट इज़ कि अभी भी लोगों के अंदर वो मड बेस जो लिविंग रूम होता था पुराने ज़माने में से, उसके साथ कनेक्शन है। एंड उसकी ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है कि आज भी लोग अगर आरसीसी का बड़ा घर बनाते हैं विद बेटर ऑप्टिक्स, तो वो अपने हार्श विंटर्स को गुजारने के लिए एक छोटा सा देसी घर, जिसे नॉर्मली यहाँ कहा जाता है, वो ज़रूर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है फॉर एन इंडिविजुअल हाउस ओनर कि वो अपने लॉन्गर टर्म जो यहाँ के क्लाइमेट के साथ अडाप्टेशन है वो उसी सिंगल जो मड बेस्ड कंस्ट्रक्टेड हाउस है उसी में कर सकता है, और इवन इट्स अ लिविंग रूम। ये तो है एक बात है कि इंडिविजुअल हाउस ओनर को हम टैप इन करें, बट जो लार्जर मार्केट है, जो टूरिस्ट रिलेटेड अकोमोडेशंस हैं, जो होटल्स हैं, जो रिजॉर्ट्स बनेंगे फ्यूचर में, उनको हम कैसे ला सकते हैं मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ, कंसिडरिंग कि वो प्रोजेक्ट साइज़ बड़ा होता है, वहाँ उनकी असेसमेंट्स, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे टैप इन करेंगे इस मार्केट में? So in terms of residential, we are lucky कि हुंजा में जो लोग हैं हमारे, उनमें they do have acceptance first of all. जब हम उनको ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ बताते हैं तो वो इन चीज़ों को कुछ टाइम लगता है, बट दे डू अंडरस्टैंड एंड देन दे एक्सेप्ट इट. तो अब अभी हमारे बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें मड ब्लॉक कंस्ट्रक्शन और ये प्योरली ठीक है, उसका फ्रेम जो है कंक्रीट में बन रहा है, बट जो कंक्रीट ब्लॉक्स थे उनको परमानेंटली हमने रिप्लेस किया है. सो बट जो आप पूछ रहे थे कि जो कमर्शियल सेक्टर है उसमें फिर ये होता है कि अभी लास्ट 10 इयर्स में यहाँ के लोकल्स को भी फील होता है कि कभी पंखा नहीं लगा था हुंजा में, फैन वाज अ वेरी थिंग कि जो कभी कभी किसी ने, हमने नहीं देखा था किसी के सीलिंग में फ़ैन लगना या स्टैंडिंग फ़ैन समझ में. सो उसका एक तो रीज़न ये था कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को पता नहीं था, अब उसके इफ़ेक्ट्स उस तरह नहीं आए थे ग्लोबल वार्मिंग के. एंड देन दूसरा ये कि मटीरियलिटी जब हमने शिफ्ट की कंक्रीट पे, तो ऑब्वियसली कंक्रीट की प्रॉपर्टी है कि वो हीट को रिटेन रखता है. तो दिन को अभी तो पूरे सारे होटल्स जितने भी हैं सब में एसी लगते हैं, फैंस लगते हैं. सो उस पॉइंट पे वी ट्राई टू कन्विंस आवर क्लाइंट्स कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, व्हाई नॉट डू समथिंग वेरी परमानेंट एंड अ सिंपल सोल्यूशन, व्हाई नॉट गिव अ सिंपल सोल्यूशन. तो फिर हम उसके जब फिगर्स में जाते हैं तो पीपल अंडरस्टैंड कि इंस्टेड ऑफ हम कंक्रीट की अच्छी बिल्डिंग बनाएं एंड उसमें हम एसी लगा दें एंड कंटिन्यूस हम लॉन्ग टर्म उसके ऑब्वियसली उसके खर्चे हैं,
तो इंस्टेड ऑफ दैट एक ऐसा प्रोडक्ट हम यूज़ करें जो कंक्रीट ब्लॉक से भी सस्ता है, वो हम यूज़ करें। तो बिकॉज़ इट हैज़ इफ़ेक्ट्स, मड ब्लॉक के 40% इफ़ेक्ट्स हैं कंक्रीट ब्लॉक से बहुत बेहतर, उसकी हीट रेजिस्टेंस है। सो उस वजह से फिर क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वी कैन गो फॉर मड ब्लॉक। और इस ये जो आपका कॉज है और द कंस्ट्रक्शन टाइप यू आर ऑफरिंग, इट्स अलाइंड विद द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और मुझे जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग वो यही की थी कि वक्त के साथ साथ जैसे कि लोगों को पता चलेगा कि हार्श क्लाइमेट्स में ज़्यादा टेम्परेचर्स में आरसीसी बिल्डिंग शायद उस तरह परफॉर्म ना कर सके, सो ये उनका ऑटोमेटिक एक टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन। जी वसीम, इट्स सम इंटरेस्टिंग कि जो आपका कॉज है, जो आपका बिज़नेस है, जो आपका बिज़नेस मॉडल है, वो समवट जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ अलाइन कर रहा है। अगर इसी चीज़ को देखें तो फ्रॉम द टेक्निकल एलिमेंट, रूहुल्ला, हाउ क्रिटिकल इट इज़ कि हम जो हाई टिकट साइज़ का कस्टमर है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहा है, उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे कैसे समझा सकते हैं कि यार लॉन्गर टर्म में दिस बिल्डिंग गिव्स यू मोर सेविंग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, एंड ऑल्सो जो क्लाइमेट के गोल्स हैं, ग्लोबल एसडीजीज़ के साथ हैं, वो उनको भी मीट कर सकता है। ये बेसिकली तो कि ये जो एक तो ये जो ब्लॉक नहीं है, मड ब्लॉक, दूसरे कंक्रीट ब्लॉक से एक तो सस्ता है। उसके अलावा जो फिनिशिंग में कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट या इवन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लोगों को फिनिशिंग में चाहिए होती है। शुरू में ये था कि हमारे घर के मतलब सेम पेंट्स होते थे, जिस तरह मड की एक पेंट होती थी या उसके साथ कोई ग्रीन कलर। तो आजकल ये है कि हर बंदा चाहता है कि उसकी कोई फीचर वॉल हो या इस तरह से। तो लोगों को ये लगता है कि मड अगर हम प्लास्टर करते हैं या मड ब्लॉक लगाते हैं तो उस तरह से हम काम नहीं कर सकते। लेकिन इन रियलिटी ये है कि हम उसी मड के ऊपर हम दूसरा पेंट भी कर सकते हैं। उसी मड के अंदर हम प्रॉपर जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स और जो वाटर की जितने भी पीपीआर की फिटिंग्स है वो सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। तो कमर्शियली हम उनको उस तरह से हम उनको बताते हैं कि इसमें भी हो सकता है, मतलब अगर आप मड ब्लॉक लगाते हैं तो इसमें भी हो सकता है। एज आ मतलब स्टेबिलिटी या इसकी स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा जाए तो इसकी भी प्रॉपर स्ट्रेंथ तकरीबन 600 से 700 psi तक है। और बाकी जो हमारे बिल्डिंग बनते हैं, जो भी अगर 4 मंजिल के या इस तरह से, वो उनकी प्रॉपर फ्रेम स्ट्रक्चर होती है, उस पूरे बिल्डिंग को बेसिकली स्टेबल उसके स्ट्रक्चर करती है, कॉलम, बीम, उसके स्लेब्स और ये चीज़ें। तो ब्लॉक में जो ब्लॉक है, जो इवन हम कंक्रीट का लगाएं या मड ब्लॉक का लगाएं, ये एज आ पर्दे की तरह वहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, इसकी कोई उस तरह से उसकी लोड या उस चीज़ को नहीं उठा रही होती। तो मेरे ख्याल से जो हम यहाँ पे जो ब्लॉक्स बनाते हैं, अगर उसकी स्टेबिलिटी देखा जाए तो इवन जो कंक्रीट के यहाँ पे जो आम मार्केट में चल रहे होते हैं इवन 80-90 प्लस में, जो हमारे ब्लॉक्स है वो बेसिकली एक बेग से 60 तक बनते हैं। तो स्ट्रेंथ के लिहाज से उसके निस्बत इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो हमने जितने भी टेस्ट हैं वो सारे करके। Okay, so what I understood के even for a larger project, even for your commercial project, आपकी जो offerings हैं in the terms of mud based blocks, वो resistant हैं, वो technically इस काबिल हैं कि वो ज़्यादा एक बड़ी बिल्डिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। Secondly, economically, यस। and thirdly in the long term sustainability domain, कि long term में उनको savings हैं and it's aligned with global climate change. Now I want to shift you towards day-to-day operations, क्योंकि आप लोग from training you are not some business persons, you are architects primarily, but day-to-day operations में governance, decision making, hustle कैसे manage करते हैं ये? So initially तो when we started this startup, especially the mud block and construction part of our side, it was very challenging for us क्योंकि हम we are not trained to कि हम finances को देखें, critically देखें। So then we आहिस्ता आहिस्ता हमने we learned कि हमें अपना कुछ ना कुछ पार्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड वर्क। सो स्टूडियो को मेजरली मैं देखता हूँ
एंड बाहर का जो काम है जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, मड ब्लॉक या टर्न की कंस्ट्रक्शन, वो रोहल्ला मेजरली उसको हेड करते हैं। एंड देन कमाल दोनों चीज़ों को बीच में एक ब्रिज बन के फिर देखते हैं कि मैं सुस्त हो जाता हूँ तो फिर कमाल मेरे साथ हो जाता है, रोहल्ला सुस्त हो जाता है तो फिर रोहल्ला को सपोर्ट देता है। सो कमाल इज़ आई वुड से ब्रिज बिटवीन अस। और ये एक यूजुअल चीज़ें हैं कि किसी भी स्टार्टअप में मल्टीपल फाउंडर्स जब भी होते हैं, उनका एक अच्छा स्किल सेट होना और उनके आपस में इतनी कोहेरेंस होना कि वो अपने डिसीजंस ले सकें टाइमली, एंड इवन इन द टर्म्स ऑफ एनी क्राइसिस सिचुएशन, जब कोई फाउंडर अवेलेबल नहीं है तो ओवरऑल जो टीम है उसको कैसे सपोर्ट करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी स्टार्टअप की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। सो जब मैंने आपकी बातों से सुना कि जब मैं सुस्त हो जाता हूँ, यू सेड दैट, सो आई अंडरस्टूड कि देर आर समटाइम्स जब आप लो फील करते होंगे कि यार काश हमने कोई जॉब की होती, हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में होते, हम ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होते जो हमारी सीवी पे बड़े नाम होते, ठीक है, बट वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो आपने बियर की है। इसी तरह आप जब स्टार्टअप में शुरू किया तो देयर आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल एलिमेंट्स जो आपने ट्रेनिंग ली है, उसके अलावा तकरीबन सारी चीज़ें नहीं थी। फॉर एग्जांपल टीम बिल्डिंग, पीपल मैनेजमेंट, फाइनेंसिस मैनेजमेंट। तो ये जो आपकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, समटाइम डिप्रेशन, समटाइम एंजाइटी, इसको कैसे मैनेज करते हैं? कैसे आपके पास ऐसी विंडो है जहाँ से आप एक सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस मिलता है टू एलिमिनेट योर फ्रस्ट्रेशन, योर फैटीग? शहरों से हमने ये सोच के निकले थे, वापस आए थे कि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, 8 आवर जॉब, 9 to 5 वाली जॉब हम साइकिल किसी तरह तोड़ दें, उस साइकिल में हम ना रहें, अपनी मर्ज़ी से काम करें, लिमिटेड या काम करें, बट यहाँ आके फिर व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो फिर आप पे फिर जिम्मेदारियाँ भी आ जाती है। बट देन फिर शुरू के कुछ ईयर्स में फिर हम वापस उसी साइकिल में चले गए कि वी हैव टू वर्क, ज़ाहिर है वी हैव टू सर्वाइव, क्योंकि सर्वाइवल मोड में थे। एंड देन अभी जब हमने साथ मिल के काम स्टार्ट किया तो अभी जब इस तरह की कोई ऑब्वियसली होती है, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, टाइम मैनेजमेंट में हमें इश्यूज़ होते हैं, बट हुंजा में होना एक बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि ऑन द वीकेंड्स हम फ़ोन ऑफ करते हैं, लैपटॉप्स बंद करते हैं और हम निकल जाते हैं। फिर पहाड़ों में होने का फिर और कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम ना जाएँ तो। सो वी गो आउट फॉर हाइक्स, मिनी हाइक्स एंड डे टूर्स एंड वीकेंड टूर्स। कुछ डिश भी कराते हैं कुछ दोस्त। सो बट दैट रियली हेल्प्स अस टू recharge ourselves. तो आई थिंक यहाँ होने का ये हमें फ़ायदा उठाना भी चाहिए एंड somehow हम उठाते हैं। यस, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे शहरों में ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, दे वो हुंजा की तरफ आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आते हैं कि यार हम काम भी करें और हमारी वेलनेस भी इंटैक्ट रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक और एलिमेंट जो आपके बिजनेस में है, from the outer side it's diverse. You have architectural work, design work, and then you are entering into the construction space partly. So इन दोनों रेवेन्यू स्ट्रीम्स के डायनामिक्स अलग हैं। जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इस मोर ऑफ ह्यूमन कैपिटल और आपका अपना टैलेंट। ऑन द कॉन्ट्री जो ब्लॉक बिल्डिंग वाला, मड वाला काम जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, आपको डिलेड पेमेंट्स मिलेंगी। जो अगर हम इस इंडस्ट्री को देखें कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ ठेकेदार होता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स होते हैं जिनके पास इतनी एबिलिटी होती है, इतना कैपिटल होता है कि वो डिलेड पेमेंट्स को कैटर कर सकें, वो एटलीस्ट उसको पास ऑन कर सकें। बट आपके जैसा छोटा स्टार्टअप इस कैश क्रंच को, कैपिटल इनएडिक्वेसी को कैसे डील करता है? एक तो सोल्यूशन हमारा ये निकला कि जिस पॉइंट पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्ट को सपोर्ट चाहिए होती है, हमारा डिज़ाइन स्टूडियो फिर उसमें सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। एंड देन जहाँ पे डिज़ाइन स्टूडियो को सपोर्ट चाहिए होती है तो फिर वो वापस
डिज़ाइन स्टूडियो को सपोर्ट करता है। एंड जो कंस्ट्रक्शन में आप कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं, कंसीडरिंग आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप कस्टमर्स के साथ ऐसी कैसी कैसी डील बनाते हैं कि वो आपके जो इंटरनल फाइनेंसिस को लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा नेगेटिवली या एडवर्सली मुतासिर ना कर सके? तो इसमें बेसिकली क्लाइंट्स के साथ हम एग्रीमेंट्स करते हैं जहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन का स्केल लार्ज होता है, इन टर्म्स ऑफ टर्न की या इन टर्म्स ऑफ मड ब्लॉक फैब्रिकेशन। उसकी क्वांटिटी जब बढ़ती है तो एक तो एग्रीमेंट्स करते हैं, देन ऑब्वियसली फिर उसमें कुछ एडवांस पार्ट रखते हैं एंड वी डिवाइड द फाइनेंसेस, एंड हम उस तरह डिवाइड करते हैं कि वो फिर हमारा काम फिर रुक ना जाए। यस, यू नीड टू बी इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल, ताकि आपके जो शॉर्टर टर्म्स के क्राइसिस हैं, बी इट ऑपरेशनल बी इट फाइनेंशियल, उसको मीट कर सके, थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। रुहुल्ला, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाय बाय ट्रेनिंग यू आर नॉट बिजनेस पर्सनस, ठीक है, बट आपके अंदर इतना हौसला था कि आप स्टार्टअप इंडस्ट्री में आ तो गए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपार्ट फ्रॉम कि आप टेक्निकल अपनी ड्राइंग्स अपनी ड्राफ्टिंग्स में लगे रहें, आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस भी करना है, ठीक। अपने चैलेंजेस बताएं कि कैसे आपने वो जो एक आर्किटेक्ट के अंदर से एक बिजनेस पर्सन को निकाला, क्या वो डेली कैश मैनेज कर रहा है, वो फोरकास्ट कर रहा है, वो फाइनेंसिस को रिकॉर्ड कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, कैसा रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जर्नी? बेसिकली तो कि ये जो काम है एज आर्किटेक्ट, मेरे लिए मतलब पर्सनली मैं ये कहूँगा कि एज आर्किटेक्ट बिजनेस को भी हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। एज अ डिज़ाइन आइडियाज़ या कोई भी डिज़ाइन को भी देखते हैं, कोई नया आइडिया हो उसके ऊपर कैसे काम करे, वो सारी चीज़ें एज अ मेरे लिए तो एज एजुकेशन में ये पार्ट रही है कि कोई दूसरा काम करना। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह का जॉब नहीं है कि सिर्फ आप जाकर कहीं पे किसी कंपनी के साथ ही काम करें। एज आर्किटेक्ट इंडिविजुअली आप काम कर सकते हैं, इवन कंस्ट्रक्शन में या अपने डिज़ाइन फर्म में, इस तरह से। तो खैर एज अगर बिजनेस करना चाहे तो इसमें तो काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं, फाइनेंशियली या इवन सोसाइटी की तरफ से कि क्या कर रहा है ये, कहीं पे जॉब नहीं कर रहा है या इस तरह से कोई अच्छा जॉब नहीं कर रहा वाला। बट हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज कि आप जो कल तक अपनी ड्राइंग्स में थे, आज आप डेबिट क्रेडिट भी थोड़ा सा शायद समझना पड़ रहा हो, एंड इसी तरह आपको फोरकास्ट भी करना हो रहा हो, प्लस आपको फाइनेंसिंग रेज करने से उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखने तक, प्लस बीइंग मोर इन्वेस्टेबल, ये जर्नी कैसा था और इसको आपने कैसे कैसे इसको टैकल किया, इस चैलेंज को? सो कॉलेज में एक हमारी स्कूलिंग ये हुई थी कि व्हेन यू आर एन आर्किटेक्ट, जब आप एक स्कूल डिज़ाइन करते हो तो यू हैव टू बी द टीचर, यू हैव टू बी द स्टूडेंट, यू हैव टू बी द जेनिटर, ठीक है, यू हैव टू बी द कैफेटेरिया गाय। वो सारों के वर्दी में उतर के फिर हमें सोचना होता है। हम हॉस्पिटल डिज़ाइन करते हैं तो फिर हमें डॉक्टर बन के सोचना पड़ता है या पेशेंट बन के सोचना पड़ता है, नर्स बन के सोचना पड़ता है। सो दिस हेल्प्ड अस समहाउ कि एक सर्टेन काम जब हमें टास्क मिलता है तो वी सॉर्ट ऑफ अपनी क्या कहेंगे उसको, अपनी कैपेसिटीज़ फिर हम उस हिसाब से मोल्ड अप करते हैं, यू नो। सो जब हमने एपी के साथ ये वेंचर स्टार्ट किया तो वी वर फाइनेंशियली, यू नो, हमें कोई ख़ास केयर नहीं था कि हम, यू नो, फाइनेंशियली अवेयर नहीं थे समहाउ, वी weren't फाइनेंशियली अवेयर। जब ये काम स्टार्ट किया तो इट वाज सॉर्ट ऑफ आई ओपनिंग इन अ सेंस कि हम we weren't looking at our finances. So after this, of course, AP somehow pushed us कि हम, because it's a business now, it's not just a single studio, we have to look at our finances. So AP somehow helped us in good amount, जिसमें हमने we learned about finances. एंड व्हाट अबाउट अदर ऑफरिंग्स अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग, जो आपको एपी ने प्रोवाइड की है, जो आप समझते हैं कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपके लिए एक एसेट होंगी इन द फॉर्म ऑफ स्किल, मे बी एन अवेयरनेस?
सो ये जो प्रोग्राम था ये आईपी के साथ ये स्टार्ट करना भी हमारे लिए बहुत न्यू था, अपने कंफर्ट जोन से निकल के, बिकॉज़ इट्स वेरी डिफरेंट। आप एक स्टूडियो में काम करते हो तो आप बिज़नेस का, स्पेशली यहाँ पे बैठ के हम बड़े सेंटिमेंटली सोचते हैं, बहुत सारा फ्री काम कर रहे होते हैं स्टूडियो में एंड ऑल दैट। बट जब हम बिज़नेस का सोचते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट सम ऑफ द थिंग्स। तो हमें एक तो अपने कंफर्ट जोन से निकलने का बहुत अच्छा मौका मिला, एंड देन फाइनेंसेस समझने का बहुत मौका मिला, एंड थर्डली आई वुड से कि हम सब में वो कैरेक्टर छुपा हुआ था कि जो विच इज़ आई वुड से एंटरप्रेन्योरियल जो कैरेक्टर है वो हम में सॉर्ट ऑफ छुपा हुआ था। हमने स्टार्ट किया था बट इट वाज वेरी गोइंग वेरी स्लो, सो वो समहाउ पुश होके निकल गया हमारे अंदर से, एंड नाउ वी आर छोटा सा टीम है बट वी आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। हम और नए एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिटी, इन टर्म्स ऑफ small businesses. For example, Kamal has a very good startup. He has started a cafe with a chef. So somehow that this came from there, I guess. And I'm also starting a startup. Roholla is, has started turnkey construction. ये collectively हम कर रहे हैं, but एक बंदा एक चीज़ को हेड कर रहा है। आपकी इंडस्ट्री में एज यू सेड दैट कि फ्रीलांस काम ज़्यादा होता है, एंड उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि यू आर ओनली कंसर्न्ड कि आपके अपने फाइनेंसेस कैसे मीट हो, आप वहीं तक सोचते हो। ऑन द कंट्री इवन 2 और 3 माइंड्स गेट टुगेदर और वो रियल बिजनेस करना चाहते हैं, एंड आपको देखना पड़ता है कि आप टीम को कैसे सपोर्ट करोगे। चलो फ्रीलांस बंदा लैपटॉप और एक डेस्क लेके बैठ जाएगा, बट एक टीम के साथ एक ऑफिस मेंटेन कैसे करेंगे। ठीक, फ्रीलांस बंदा खुद ही डिसीजन मेकर होता है, खुद ही एग्जीक्यूशनर होता है, बट कमिंग टू अ टीम एंड बिल्डिंग अ स्टार्टअप इट मीन्स बेटर गवर्नेंस, बेटर डिसीजन मेकिंग, मोर कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको तभी मिलेंगे जब आप स्टार्टअप में आते हैं। एंड अगेन स्टार्टअप इज़ नॉट ए ईजी थिंग, बट जो अच्छा पार्ट है कि आपको ये ट्रांसफॉर्म करके रख देती है। जैसे आपने कहा कि आपको इससे पहले शायद फाइनेंसिस की उतनी नॉलेज नहीं थी, बट ए पी पुश्ड यू एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग है, हम यहीं पुश करते रहते हैं अपने जितने भी स्टार्टअप्स हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें ऑन वेरियस फ्रंट्स। नॉट जस्ट यू आर नॉट जस्ट एन आर्किटेक्ट नाउ, बट यू आर CEO या और COO ऑफ योर फर्म। या सो हमें इन लाइंस पे सोचने का एक ज़्यादा मौका मिलता है। कंसिडरिंग कि अभी आपकी जो ग्रोथ है और आपके प्लान्स हैं, अगर मैं 5 साल बाद और आपको इन्विजन करूं, कैसा दिखेगा और कितना बड़े साइज़ का मैसिव होगा? The target wouldn't be a huge team, but our target is a huge impact, especially in our society. हमने हुंजा से स्टार्ट किया है, यहाँ पे बड़ी एक्सेप्टेंस वाली सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ हमारे फील्ड के हिसाब से। इवन आर्किटेक्ट्स को एक्सेप्ट करना इस सोसाइटी में वाज अ बिग चैलेंज। अभी भी इवन गिलगित इज सिटी नाउ, वहाँ पे भी उनको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनके प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट लकीली हुंजा में एक्सेप्ट किया जाता है। सो आवर टारगेट वुड बी कि इस इम्पैक्ट को जो हुंजा में स्टार्ट हुआ है, इस 1 साल में वी आर सीइंग ह्यूज इम्पैक्ट इन हुंजा, एंड अभी हम चाह रहे हैं कि ये वाला इम्पैक्ट हम गिलगित की तरफ लेके जाएं, बल्तिस्तान की तरफ लेके जाएं, बिकॉज़ वी हैव डिज़ाइंस प्रोजेक्ट्स, बट हम उनको फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एंड इस मड ब्लॉक का जो इफ़ेक्ट है वो गिलगित और बल्तिस्तान में लोगों में दिखाना चाह रहे हैं। इसका अवेयरनेस, इसका जो इम्पैक्ट है वो नॉट जस्ट इम्पैक्ट, बट लोग इसको यूज़ करें, देन इसको रियलाइज़ करें कि यार वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। एंड देन जो एक और चीज़ है वो इंटरनेशनली हम कोशिश कर रहे हैं कि वी डिड सम प्रोजेक्ट्स, डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशंस के साथ। We did a small school with Polish Embassy. We did a restoration project with IUCN.
इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम कर रहे हैं. करंटली वी हैव पार्टिसिपेटेड इन अ डिज़ाइन कंपटीशन एंड अभी हम सर्च आउट कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशंस को. So our target would be taking this small step on a global scale. जी वसीम, इट्स एक्चुअली वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो खुद सपोर्ट कर रहा है यहाँ के नेटिव्स को कि वो अपनी इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की को अडॉप्ट करें, और जो कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक अच्छा मूव है. एंड एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या ये भी हो सकता है कि आपकी इस मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन की डोमेन में ग्लोबली क्या हो रहा है जिसको आप फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे इन द लोकल डोमेन. तो वो जो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली वाला जो एक स्लोगन है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने नियर फ्यूचर में? So एक तो अभी जो हमने मड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है उसमें टेक्निकली अगर देखें तो उसमें भी सीमेंट एड है. सो इंटरनेशनली बहुत सारा काम हो रहा है जिसमें अवार्ड विनिंग काम हो रहा है, जिसमें ज़ीरो कंक्रीट काम हो रहा है. सो एडोबी ब्रिक्स पे काम हो रहा है, कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक्स पे काम हो रहा है. सो अभी ज़ाहिर है लोगों को वापस उस चीज़ पे लेके जाना इज़ अ बिग चैलेंज इफ़ वी स्टार्ट अगर पूरा कंट्रास्ट दिखाएंगे तो आई थिंक हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जाना पड़ेगा. सो ग्लोबली ये काम ऑलरेडी हो रहा है. रैमडेड कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, एडोबी ब्लॉक्स में काम हो रहा है. सो वी वांट कि हम वो चीज़ें जो यहाँ पे ऑलरेडी हो रही थी 100 साल पहले, हम इंटरनेशनल जो काम हो रहा है और जो हमारा 100 साल पहले काम हो रहा है उनको एक बीच में लाके बीच में एक रास्ता दें एंड लोगों को दिखाएं कि दे कैन हैव प्राइड इन मड एंड अर्थ. इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट चीप, इट्स नॉट क्या कहेंगे, इट्स नॉट पुअर टू लिव इन अ मड हाउस. एंड जो मेरी प्राइमरी रिसर्च थी उसमें तो यही देख रहा था कि जो अल्ट्रा रिच होते हैं वो स्पेशल डिज़ाइन कराते हैं ऐसे मड हाउसेस. और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो मैं देख रहा था उसके हेल्थ बेनिफिट्स थे. लाइक कितने वेलनेस स्टूडियोज़ इसी कंस्ट्रक्शन लाइन पे हुए हैं ताकि ऐसे वेलनेस टूर्स कराए जा सकें जहाँ पार्टिसिपेंट्स वाइब्रेशन से, अननेसेसरी नॉइस से, ह्यूमिडिटी बैलेंस्ड एक एरिया में रह सकें. सो वो ग्लोबली आई बिलीव जो ग्लोबली इस पे काम हो रहा है वो आपके थ्रू गिलगित बल्तिस्तान में एंड जहाँ भी आपके कस्टमर्स हैं वो ट्रांसलेट होगा. फाइनली जो एक डिलेमा है गिलगित बल्तिस्तान का स्पेशली एंड ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का, कि यहाँ एज सुन एज दे यंगस्टर गेट्स अ डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी उसकी प्रायोरिटी होती है कि मैं लॉन्ग टर्म में एक जॉब ही करूँ. ठीक, आपके पास भी ऑप्शन थी, यू डिड फॉर सम टाइम, बट आपने उसको पिवट किया एक स्टार्टअप में. नोइंग केस में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, ठीक है, बट ये जो मिसिंग एलिमेंट है हमारी यूथ में कि वो स्टार्टअप्स की तरफ नहीं आते, ज़्यादा इनोवेटिव सोचते नहीं, अपनी फील्ड की ऑपरेशनल चीज़ों पे इतनी ग्रिप शायद उस तरह नहीं होती कि वो एक नया बिजनेस शुरू कर सके. गिलगित के यंगस्टर्स के लिए और स्पेशली पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे और कब पिवट करें? सो आई थिंक इनिशियली जब हम एज अ स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो आई वुड से कि मेरे केस में पढ़ना और अपने पैशन को ढूंढना बहुत डिफरेंट चीज़ें थी. जो मैंने पढ़ा है मैं वही काम कर रहा हूँ, बट यही मेरा पैशन बनना उसमें मुझे अलग एक टाइम लगा. सो एक इंजीनियर है एंड ही ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एंड अगर वो वापस आता है विद दिस थॉट कि मैं यहाँ पे बैठ के मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, तो आई थिंक देर आर 100 ऑफ वेज. जो हम स्कोप की नॉर्मली बात करते हैं कि जिस जॉब में स्कोप है वो वही आप करें, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा ही है. You can find scope, you can create scope. Actually, I have a senior जो कि हायर सेकेंडरी का ग्रेजुएट है. He is a mechanical engineer
and he's running a car workshop, mechanical workshop here. He is a mechanical engineer, masters, and he's running a workshop here. So bada he found his passion there. It's not about earning good amount of money. It's not always about that. So I think इन दो डिस्टिंक्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमें ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं या आपको वापस आके इस जगह को अपने साथ आगे लेके जाना है. So Hunza has this good habit. Hunzai people has some of them has this good habit कि वापस आते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं. हमारे हमसे पहले भी जनरेशन्स आए हैं एंड हम भी कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे शऊर आया. एटलीस्ट हम बहुत अमीर तो नहीं हुए हैं बट एटलीस्ट शऊर आया है लोगों में, उठने बैठने का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है. सो दैट्स बिकॉज कि बहुत सारे लोग पढ़ के वापस आए अपने जगह में. एंड यू आर अ गुड एग्जाम्पल. आई कुड बी अ गुड एग्जाम्पल. बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो वापस आके यहाँ पे काम कर रहे हैं. सो इट स्टार्ट्स विद अ सेल्फ डिस्कवरी. क्या आपने अपने पेशेंट को देखना है. एंड द बेस्ट पार्ट और द लकीस्ट पर्सन वुड बी जिसका प्रोफेशन और उसका पेशेंट मैच कर जाए. एंड आई बिलीव इस वाले एलिमेंट पे अगर हम जो छोटी उम्र है इन द अर्ली स्कूल ईयर्स अगर हम काम करें तो शायद हम ज़्यादा एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो जो हम वेट कर रहे होते हैं कि हमारे लोकल प्रॉब्लम्स कोई और सॉल्व करेगा. इट इज़ नॉट द केस. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लर्निंग्स को एक बिज़नेस की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करें हमारे एरिया में, और उसके थ्रू न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, यस, कैपिटल मोबिलाइज होगा. राइट. ठीक है. तो ओवरऑल आई कमेंड यू गाइस कि आपने एक इनिशिएटिव लिया एंड आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की विच इज़ ह्यूज. और आज आप आके इन लिमिटेशंस में गिलगित बल्तिस्तान में एक इनोवेशन को बूस्ट अप करें, और शायद आप एक जो एम्प्लॉयड पर्सन है उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड यू हैव स्किन इन द गेम contrary to an employed person in a larger corporation. So this was the story of Aura Studios. Stay tuned. हमारी और भी स्टोरीज आएंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग फाउंडर्स के साथ और उनके अमेजिंग जर्नी के साथ. थैंक यू.